हेलो एवरीवन, आई एम रितु चहल। आज हम डेप्रिशिएशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट 1 में डेप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन के काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर करे थे। जो उस प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में जो टॉपिक रह गए थे, छूट गए थे हमारे, वो आज हम उनको कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर। ठीक है। सो सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डेप्रिशिएशन होता क्या है। आज फिर एक बार डेप्रिशिएशन का मीनिंग बता देती हूँ। डेप्रिशिएशन क्या होता है? किसी एसेट्स की वैल्यू का धीरे धीरे कम होना। किसी एसेट्स की वैल्यू का धीरे धीरे कम होना ही क्या कहलाता है? डेप्रिशिएशन कहलाता है। जैसे कार है, कोई कार पुरानी हो जाती है, मशीन घिस जाती है, फर्नीचर ओल्ड हो जाता है, तो इनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ क्या होती है? कम होती रहती है। इसी रिडक्शन को, ये जो कम होना है वैल्यू का, इसी रिडक्शन को अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएशन बोलते हैं। सो अब हम हमारा आगे जो मेन टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन होता क्यों है? होता क्यों है? कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशन से। ये इम्पोर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना, इसको अच्छे से करना है आपको। सो फर्स्ट है वियर एंड टीयर ड्यू टू यूज़। रेगुलर यूज़ की वजह से एसेट्स क्या होता है? धीरे धीरे घिस जाता है। जैसे कि कोई मशीन है, वो कंटिन्यू यूज़ हो रही है, वो क्या होती है कि कंटिन्यू यूज़ करने की वजह से वो क्या हो जाती है? वीक होती रहती है। जैसे कि कार चलने से ओल्ड लगने लगती है, जितना उसको चलाएंगे उतनी वो पुरानी लगने लगती है। तो क्या हुआ? वियर एंड टीयर, मतलब कि रेगुलर यूज़ की वजह से एसेट्स धीरे धीरे घिस जाता है। ठीक है, एक कारण ये भी होता है डेप्रिशिएशन का। सेकंड है पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ भी तो एसेट्स की वैल्यू कम होती रहती है ना, टाइम के साथ साथ। तो एक कारण तो ये भी है ना, टाइम भी है एक कारण तो डेप्रिशिएशन का, पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे कि हम कोई चीज़ को लीज पे ले रहे हैं, कोई मशीनरी को, वो बढ़ेगी नहीं, उसकी वैल्यू घटती जाएगी टाइम के साथ साथ। ठीक है, चाहे यूज़, और बेशक उसको चाहे हम यूज़ करें या ना करें, फिर भी टाइम के साथ क्या होगी? उसकी वैल्यू कम होगी। एक्सपोजर टू नेचुरल फोर्सेस। नेचर की वजह से डैमेज हो जाती है कुछ चीज़ें। नेचुरल फोर्सेस मतलब कि नेचर की वजह से लाइक जैसे रेन, हीट, ज़्यादा गर्मी की वजह से, रेन की वजह से, डस्ट, मॉइस्चर, इनकी वजह से भी तो डेप्रिशिएशन का एक कारण बनता है ना। सो नेक्स्ट है एब्सोलेंसेस। इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी तो डेप्रिशिएशन होगा ना। टेक्नोलॉजी आने की वजह से, नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से, जब न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है ना, उसकी वजह से जो ओल्ड एसेट्स हैं वो क्या होने लगती हैं? वो आउटडेटेड होने लगती हैं। तो ये भी एक कारण बनता है डेप्रिशिएशन का। जैसे कि ओल्ड कीपैड वाले फ़ोन होते थे, उनकी वैल्यू स्मार्टफोन आने के बाद क्या होगी? कम होगी। ठीक है, सो आपको याद रखना है इसमें टेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं इनएडिक्वेट मेंटेनेंस। प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे हम हमारे एसेट्स को, तो वो क्या होंगी? जल्दी ख़राब होने लगती हैं। तो ये भी एक कारण बन जाता है डेप्रिशिएशन का। ठीक है, प्रॉपर मेंटेनेंस ना करने से एसेट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि हम अगर कार की सर्विस ना कराएं टाइम पर, ठीक है, ये भी एक कारण बनता है ना, तो वो ख़राब होने लगती है। सो नेक्स्ट है चेंज इन फैशन एंड डिमांड। फैशन या डिमांड बदलने से वैल्यू गिर जाती है। पहले फैशन था उस चीज़ का, किसी भी चीज़ का, अब फैशन नहीं है। अब फैशन नहीं है तो उसकी तो डिमांड कम होगी ना। जिस चीज़ का इस टाइम पे अगर कोई फैशन है, कोई ट्रेंड में चीज़ चल रही है, उसके वैल्यू क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। जैसे ही उसका फैशन, उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सो ये भी एक कारण बनता है डेप्रिशिएशन का। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सीडेंट्स एंड अनफोर्सीन इवेंट्स। एक्सीडेंट क्या होते हैं? अनएक्सपेक्टेड होते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं, कभी भी किसी के साथ हो सकते हैं। एक्सीडेंट एंड अनफोर्सीन इवेंट,
ठीक है, इन वजह से भी क्या होता है कि एक ये डेप्रिसिएशन का कारण बनता है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर फायर वगैरह हो गया या फ्लड एक्सीडेंट ऐसे कुछ हो गए, तो ये क्या है, सब कोजेस बनते हैं किसके, डेप्रिसिएशन के। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये इसमें से तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत अच्छे से करना आपको ये। नेक्स्ट है जो मैं करवा रही हूँ वो है पार्ट्स ऑफ एन एसेट्स। ये एचटेट में वैसे इसके चांसेस कम ही होते हैं आने के, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चांसेस नहीं है, चांसेस हैं यहाँ से आने के, लेकिन कम होते हैं। फिर भी मैं इसको आपको एक कंप्लीट करवाऊंगी, छोड़ दूंगी नहीं, आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इसमें से आ भी जाएं, आने के चांसेस कम है लेकिन आ सकता है। सो पार्ट्स ऑफ एन एसेट्स, अभी मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, एसेट्स पे। अभी हमने पढ़ा कि एसेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होने लगती है टाइम के साथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एसेट्स के पार्ट्स की। कभी कभी एक एसेट्स की डिफरेंट पार्ट की लाइफ अलग अलग होती है। कार, जैसे एक कार है, कार में तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलके बनती है ना, अलग अलग पार्ट होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उन पार्ट्स की लाइफ भी तो क्या होती है, अलग अलग रहती है। जैसे कि टायर है, कार का टायर है, टायर की लाइफ अलग होगी। इंजन है, इंजन की लाइफ अलग होगी। सीट है, सीट की लाइफ अलग होती है। इसलिए अकाउंटिंग में कभी कभी हर इम्पोर्टेंट पार्ट को सेपरेट एसेट्स ट्रीट किया जाता है, ठीक है, सेपरेट पार्ट को, एसेट्स का सेपरेट पार्ट को ट्रीट किया जाता है डेप्रिसिएशन के लिए। नेक्स्ट है सेल और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। वैसे इन दोनों के चांसेस एग्जाम में कम रहते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, करना फिर भी है, चांसेस हैं कि आ सकता है। व्हेन एन एसेट्स इज सोल्ड, जब एसेट्स बेच दिया जाता है, या फिर उसको क्या कहते हैं कि परमानेंटली कई बार हटा देते हैं, बेच देते हैं या फिर हटा देते हैं हम, ठीक है। सो उससे उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही डिस्पोजल बोलते हैं, मतलब कि उसे ही निपटान बोलते हैं। एसेट्स बे और इसमें क्या होता है कि एसेट्स बेचने की, जब सेल कराया है ना, उसको सेल करने की डेट तक डेप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी होता है हमें, उस डेट तक, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इज़ कैलकुलेटेड एज, ये देख लेना है, फॉर्मूला है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल पे कितना आया है ये कैसे निकालेंगे, सेल प्रोसीड, मतलब कि एसेट्स को कितने में सेल करा है, कितने में उसको बेचा है, और डब्ल्यूडीवी मतलब कि उस पर बुक वैल्यू क्या बची है उसकी आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड। बहुत ही इजी सा पॉइंट है ये, कई बार यहाँ एक दो बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, बना हुआ है क्वेश्चन, तो देख लेते हैं हम कि जब एसेट्स अभी कंस्ट्रक्शन में हो और यूज स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब कि एसेट्स है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर इंस्टॉलेशन है, उसको मतलब कि एक तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी यूज़ करने नहीं लगे हैं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि कोई फैक्ट्री बिल्डिंग बन रही है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रही है, जब रेडी हो जाए और उसे यूज स्टार्ट हो जाएगा, तब उस पर क्या होगा, हम तब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जब वो रेडी टू यूज़ हो जाएगी, मतलब यूज़ करने लगेंगे हम उसको, तब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूएड एसेट्स। रीवैल्यूएड एसेट्स आपको पता है, वैल्यूड एसेट्स क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू, ठीक है। रीवैल्यूएड एसेट्स क्या है, कोई भी एसेट्स जैसे कि मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, उसकी जो शुरू की जो बुक वैल्यू थी, शुरू की उसकी जो बुक वैल्यू थी, उस वैल्यू को चेंज करके जो एट प्रेजेंट में उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है, उसके अकॉर्डिंग, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है, वही रिवैल्यूएड एसेट्स होती है। तो इसमें डेप्रिसिएशन का क्या रोल रहता है कि नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन होता है हमारा, वो किस पर लगता है, वो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट पर लगता है। लेकिन अगर एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यूएड हुई है,
एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यूएट हो जाए तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, उसकी रिवाइज्ड वैल्यू पर ही लगेगा। मतलब कि जो चेंज करी है ना, उस रिवाइज्ड वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। नेक्स्ट है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट का मीनिंग होता है कि एसेट्स की वैल्यू का सडनली एकदम से ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाना। सडनली क्या हो जाना, ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाना, ज़्यादा कम हो जाना, या एसेट्स से फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट है वो कम मिलना, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम मिलना। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट कहते हैं। जब किसी एसेट्स की जो बुक वैल्यू होती है ना, किसी एसेट्स की बुक वैल्यू उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा ही कम हो जाती है तो एसेट्स क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड माना जाता है इस केस में। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं एक बार। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको चार्ज करते हैं। ठीक है, इससे प्रॉफिट कम होता है क्योंकि ये एक्सपेंस होता है हमारा। नेक्स्ट है सेल ऑफ एसेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स में क्या करते हैं कि एसेट्स ज़्यादा प्राइस में बिके तो क्या होता है, हमें ज़्यादा प्राइस में बिक रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम की तरह इसको हम शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स, यहाँ पे लॉस की बात हो रही है। एसेट्स कम प्राइस में बिके तो क्या होता है, तो लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस की तरह शो होता है, लॉस है ना, ये एक्सपेंस की तरह शो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है चेंज इन, मतलब कि मेथड, डेप्रिसिएशन मेथड। फ्यूचर ईयर में अप्लाई होते हैं ना, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है इनका। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये भी फ्यूचर डेप्रिसिएशन रिवाइज्ड वैल्यू पर, हमने पीछे करा था ना, रिवाइज्ड वैल्यू पर लगते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पेयरमेंट लॉस। एसेट्स वैल्यू सडनली, ये इम्पेयरमेंट का भी अभी मैंने लास्ट में कराया था कि सडनली ज़्यादा क्या हो जाए, सडनली ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए, ज़्यादा ही कम हो जाए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस में ट्रीट होता है, ये एक्सपेंस मानते हैं इसको। सो आज की ये हमारी क्लास थी, हमारा डेप्रिसिएशन टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।